मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको समास पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप स्टार्टिंग से समास पढ़ेंगे, आपके आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। हमारा वीडियो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज समास। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में लिखना होता है। क्या होता है? संक्षेप में लिखना होता है। संक्षेप में लिखना होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में लिखना होता है। और समास की परिभाषा जो होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। और समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं, या सामासिक शब्द कहते हैं, या सामासिक पद कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, ये परिभाषा हो गई समास की। अब हम देखेंगे सामासिक शब्द क्या होता है। सामासिक शब्द क्या होता है? सामासिक शब्द दो प्रकार का होता है। इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहला क्या होता है? दो पद हम देखेंगे, जैसे पूर्व पद। एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। और इसे उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद या दूसरा पद। बाद का पद या दूसरा पद
और पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले का पद। पूर्व का मतलब होता है पहले का पद, पहले का पद। और इसमें प्रधान पद होता है और गौण पद होता है। क्या होता है? एक प्रधान पद होता है, एक प्रधान पद होता है और एक क्या होता है? गौण पद होता है। क्या होता है दूसरा? अप्रधान पद, अप्रधान पद या गौण। क्या होता है? या गौण होता है। तो प्रधान पद किसे कहते हैं? वह पद जिसमें कोई चेंज हो जाए। जैसे कोई शब्द में कोई चेंजिंग आ जाए, उसे हम प्रधान पद कहते हैं। अप्रधान पद में शब्दों में, पदों में कोई चेंज नहीं होता है, नाम मात्र का कुछ भी नहीं चेंज होता है, उसे हम अप्रधान पद या गौण पद कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में लिखना। और समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। जैसे आपने देखा, सामासिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसमें दो पद होता है। पहला कौन सा पद होता है? पूर्व पद। दूसरा होता है उत्तर पद। अब आप देखें, पूर्व पद किसे कहते हैं? पूर्व पद का मतलब होता है, पूर्व का मतलब पहले, मतलब पहले का पद, और उत्तर पद जो होता है बाद का पद या दूसरा पद। और प्रधान पद, आप देखिए, प्रधान पद किसे कहते हैं? वह पद जिसमें कोई चेंज हो जाए, जिन शब्दों में कोई चेंज हो जाए, प्रभावित हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे हम प्रधान पद कहते हैं। अब अप्रधान पद में, यह अप्रधान पद या गौण पद में कोई, पदों में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसे हम अप्रधान पद या गौण पद कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? अब आगे चलेंगे, देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होता है तत्पुरुष, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक, समास प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, आधार पर समास के भेद, प्रधानता के आधार पर समास के भेद, यह कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। यह चार प्रकार का होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला होता है अव्ययी भाव समास।
पहला क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद दूसरा होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है दूसरा, तत्पुरुष समास होता है। और तीसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास। और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। चौथा क्या होता है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। प्रधानता के आधार पर यह मुख्य रूप से समास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। अगर आपसे पूछता है कि समास जो है कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। जो आप सुने होंगे कर्मधारय और द्विगु समास किसमें आता है, तत्पुरुष में आता है। किसमें आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 5वां, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और छठवां है द्विगु समास, छठवां है द्विगु समास। तो आपसे जब पूछेगा कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास। अगर आपसे टोटल पूछता है कुल समास की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, और दूसरा होगा तत्पुरुष समास होगा, और तीसरा द्वंद्व समास होगा, और चौथा होगा बहुब्रीहि समास होगा, और 5वां होगा कर्मधारय समास, और उसके बाद 6वां होगा द्विगु समास। अब हम देखेंगे अव्ययी समास में क्या होता है। अव्ययी समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययी समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और हम देखेंगे द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। दोनों पद क्या रहते हैं, दोनों पद प्रधान रहते हैं। और हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं या गौड़ होते हैं, या गौड़ होते हैं। और यह तीसरे की तरफ इशारा करता है। यह और क्या होता है बहुब्रीहि समास में, यह तीसरे की ओर इशारा करता है। क्या करता है, यह तीसरे की ओर इशारा करता है, तीसरे की ओर इशारा करता है। क्या करता है, इशारा करता है।
और इसका क्या होता है, जब तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान है, तो ये दोनों में भी क्या होगा, इसी के अंदर है ना, तो इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तो आप देखेंगे परिभाषा, इसकी परिभाषा बन गई। जैसे आप परिभाषा देना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे अव्ययी भाव समास का क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और चौथा देखेंगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है या गौण होता है या तीसरे की ओर इशारा करता है। और ये देखेंगे पांचवा है क्या, कर्मधार समास, इसमें जब देखेंगे क्या, तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पद प्रधान है, तो दोनों इसी के अंदर आता है, भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधार का भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और द्विगु समास में देखेंगे उत्तर पद प्रधान होगा। तो इसका जो परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी, जिन शब्दों में या जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद मतलब उत्तर पद क्या हो, अप्रधान होता है या गौण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम, दूसरा समास है तत्पुरुष समास है। इसका परिभाषा क्या होगा, जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद क्या हो, अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद है क्या, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होता है, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, दोनों क्या है, पद समान है, प्रधान है। अब देखेंगे क्या, बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है या गौण होता है। अब इसमें क्या है, परिभाषा क्या बनेगी, जिसमें दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो या गौण हो और तीसरे की ओर क्या करे, इशारा करे, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। उसके बाद क्या है, कर्मधार समास है। कर्मधार समास में उत्तर पद क्या होगा, जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद क्या हो, अप्रधान हो, उसे हम कर्मधार समास बोलेंगे। और इसमें एक चीज और होता है, देखेंगे इसमें क्या होता है, पूर्व पद जो होगा, पूर्व पद क्या होगा, इसमें विशेषण होगा। क्या होगा, जहां विशेषण और विशेष की बात होगी, वहां क्या होगा, कौन सा समास होगा, कर्मधार समास होगा। क्या होगा, इसमें अगर विशेषण और विशेष की जहां बात होती है, वहां हम कर्मधार समास में हम चले जाएंगे। यहाँ उसके बाद क्या आता है, उत्तर पद, मतलब दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ कैसा है, नीला है, नीलकंठ। तो कंठ क्या है, विशेष है, कंठ क्या है, विशेष है, और नील क्या है, विशेषण है। इसे हम कर्मधार समास कहते हैं। तो विशेष इसकी विशेषता बता रहा है, कह रहा है
कंठ कैसा है तब नीला है, कंठ कैसा है नीला है, ये इसका विशेषण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। उसके बाद हम 6वें में चलते हैं, द्विगु समास। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा जिसमें उत्तर पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद अप्रधान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला पढ़ते हैं कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। पहला समास हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। पहला हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद क्या हो? अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसे और क्या बोला जाता है? इसे उपसर्गों का समास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपसर्गों का समास भी बोला जाता है। तो परिभाषा हम लोग लिखते हैं अव्ययी भाव का, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद का मतलब क्या होगा? बाद का पद, मतलब दूसरा पद क्या हो? अप्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। और इसे क्या बोला जाता है? उपसर्गों का समास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपसर्गों का समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्गों का समास कहा जाता है। अव्ययी भाव की परिभाषा क्या है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? उपसर्गों का समास कहा जाता है। और हम आगे देखते हैं क्या उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होता है? अव्ययी भाव का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसे यथाशक्ति। उदाहरण में पहला उदाहरण क्या है? यथाशक्ति। अब हम देखेंगे इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान है ना। अगर देखेंगे हम तोड़ेंगे शक्ति को और यथा को, तो यथा क्या है? पूर्व पद प्रधान है। यथा है जिसकी शक्ति, यथा है जिसकी शक्ति, उसे क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। उसके बाद देखेंगे हम क्या? प्रतिदिन। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिदिन। अब आप देखेंगे क्या है? प्रतिधन दिन। प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है।
जब आप देखेंगे यहाँ क्या है, प्रति है, ये उपसर्ग है, ये पूर्व पद क्या है, प्रधान है। जब आप देखें इसको लगा दिए हैं तो शब्द में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसलिए ये प्रधान है। दिन क्या है, अप्रधान है, दूसरा पद है, मतलब उत्तर पद क्या है, अप्रधान है। दिन में आप क्या करेंगे, प्रति लगा देंगे, क्या बन जाएगा, प्रतिदिन, हर एक रोज, हर एक दिन, हर एक दिन। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे क्या होता है, इसमें क्या लगा है, क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। किसी भी शब्द के जो आगे लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। यहां देखेंगे प्रतिदिन में क्या है, आगे लगा है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, जैसे भरपेट, जैसे भरपेट, पेट क्या है, भर, मतलब पेट भर के, है ना, भर क्या है, उपसर्ग है, और पेट क्या है, मतलब पूर्व पद इसमें क्या है, प्रधान है, और उत्तर पद क्या है, अप्रधान है। मतलब क्या है, प्रधान का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई कुछ चेंज हो जाए। यहाँ भर लगा दिए और पेट, भर लगाने पे क्या हुआ, शब्द का अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए यहाँ पूर्व पद क्या है, प्रधान है, और उत्तर पद अप्रधान है। इसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव का समास। और आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण, जैसे प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष, यहां भी हम देखेंगे क्या, इसमें उपसर्ग क्या लगा है, प्रतिधान अच्छ, उपसर्ग क्या होगा, प्रतिधान अच्छ, प्रति क्या है, उपसर्ग है, इसका मतलब क्या है, उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास है। अब आगे चलते हैं, दूसरा समास, दूसरा समास देखेंगे द्वंद्व समास। दूसरा समास देखेंगे द्वंद्व समास। दूसरा समास हम लोग पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास खत्म होता है, दूसरा समास देखेंगे। दूसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब इसमें हम देखेंगे क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब क्या हुआ, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला पद और बाद का पद या दूसरा पद। ठीक, अब इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें 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 दोनों पद, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और उसकी परिभाषा होती है जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता,
और इसकी एक पहचान होती है, और इसकी एक पहचान होती है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान देखिए, आप इसमें देखेंगे पहचान में हमेशा शब्दों के बीच में, हमेशा शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। योजक चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा। ये इसकी पहचान है। हमेशा शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ माता पिता, उसके बाद देखेंगे क्या योजक चिन्ह लगा है, माता पिता। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे भाई बहन, भाई बहन। और आगे देखेंगे जैसे घास फूस, जैसे घास फूस। और आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण जैसे दाल भात, जैसे दाल भात आदि उदाहरण आते हैं इसमें। पहला क्या है? माता पिता, इसमें क्या है? योजक चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास है। और दूसरा उदाहरण है भाई बहन, इसमें भी देखें क्या है? योजक चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद देखेंगे घास फूस, इसमें भी क्या है? योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास है। अब देखिए ये कह रहा है दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद प्रधान है होगा तभी द्वंद्व समास होगा। यहां हम देखेंगे माता पिता, माता पिता जो है दोनों क्या है? प्रधान हैं। अगर इसको हम हटा दें, केवल पिता को रहने दो, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्या है? दोनों पद प्रधान है। और इसमें भी देखेंगे जैसे भाई बहन है, तो दोनों क्या है? प्रधान है। अब हम आगे चलते हैं तीसरा समास। तीसरा समास देखेंगे बहुब्री समास। तीसरा समास देखेंगे क्या? बहुब्री समास। तीसरा समास देखेंगे बहुब्री समास। बहुब्रीहि समास। इसमें आप देखे थे कि दोनों पद क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होता है, अप्रधान होता है, या गौण होता है, या गौण होता है। और इसमें और क्या होता है? और इसमें दोनों पद अप्रधान होता है या गौण होता है। और इसमें तीसरे की ओर इशारा होता है। क्या होता है? तीसरे की ओर इशारा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं, जिसमें दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो या गौण हो, और तीसरे की ओर इशारा करे जो शब्द, उसे हम क्या बोलेंगे?
बहुब्रीहि समास बोले। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे जैसे नीलकंठ, समास विग्रह आप करेंगे इसका तो क्या होगा? नीला है जिसका, नीला है जिसका कंठ, अर्थात तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। अर्थात कौन होगा? अर्थात शंकर जी। अगर इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में अगर भगवान की बात अगर करता है, ज्यादातर क्या करता है? भगवान की बात करता है, तीसरे की ओर इशारा करता है और उसके सिवा इस संसार में कोई ना हो, वो उसकी किसमें चला जाता है? बहुब्रीहि समास में चला जाता है। किसमें चला जाता है? वह शब्द बहुब्रीहि समास में चला जाता है। जैसे इसमें देखेंगे नीलकंठ, मतलब समास विग्रह किए तो क्या हो गया? नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। उसके बाद आगे देखेंगे जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में देखेंगे तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शंकर जी। अर्थात शंकर जी मतलब क्या है? तीन नेत्र किसके हैं? उनके सिवाय और किसी के हैं? मतलब भगवान की बात कर रहा है ना। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शंकर जी। मतलब तीसरे की ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो क्या हो जाता है? वह बहुब्रीहि समास हो जाता है। आगे हम देखेंगे जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणि, मतलब पाणि माने क्या होता है? हाथ। किसके हाथ में चक्र है? अर्थात विष्णु भगवान। और कौन किसके हाथ में होता है? श्री कृष्ण भगवान के, उन्हीं के अवतार है ना। जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात कौन? विष्णु भगवान, या श्री कृष्ण। यहां भी आप देखेंगे क्या मतलब दोनों पद क्या है? अप्रधान है और तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा है। अर्थात कौन? विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के हाथों में क्या होता है? चक्र होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
आगे हम चलते हैं। उसके बाद है चौथा कर्मधारय समास। चौथा हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। चौथा हम पढ़ेंगे क्या? कर्मधारय समास। चौथा समास है कर्मधारय समास। इसमें हम क्या बताए थे कर्मधारय समास में कि जिसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और पूर्व पद क्या होता है? अप्रधान होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। उत्तर पद क्या होगा? उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा, और पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद क्या होगा? अप्रधान होगा। अप्रधान होगा या गौण होगा। क्या होगा? गौण होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। अब देखेंगे इसका उदाहरण। इसका उदाहरण देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? अप्रधान हो या गौण हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे 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 नील गाय। नील गाय, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे होता है, इसका पहचान क्या होती है? जैसे आपको हम बताए थे, इसमें पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है, विशेषण। और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। अगर विशेष और विशेषण की बात होती है तब वहां पे कर्मधारय समास होगा। जैसे आप देखेंगे गाय कैसी है? जब विशेष से आप क्वेश्चन करेंगे कि गाय कैसी है, तो बताएगा कि गाय नीली है। क्या? विशेषण विशेषण मतलब क्वालिटी बता रहा है गाय की कैसी है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व पद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। पूर्व पद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और उत्तर पद क्या है? गाय है। गाय क्या हो जाएगा? ये विशेष हो जाएगा। ये बता रहा है गाय कैसी है। अब देखेंगे और क्या पहचान होती है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसके बीच में आता है जो है, जिसका है, किसका है। अगर ये सब शब्द आते हैं तब कर्मधारय समास होता है। जैसे गाय, गाय कैसी है? गाय कैसी है? नीली है। गाय कैसी है? नीली है। और हम देखेंगे जैसे पीतांबर। जैसे पीतांबर, वस्त्र कैसा है? वस्त्र कैसा है? वस्त्र कैसा है? पीला है। वस्त्र कैसा है? पीला है।
वस्त्र पीला है जिसका, यहां देखेंगे तीसरे की ओर इशारा कर रहा है ना, तो आप अगर क्वेश्चन में बहुब्री दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बहुब्री दिया रहेगा, तो आप पहले बहुब्री मारेंगे। अगर बहुब्री नहीं दिया है तो आप क्या मारेंगे, कर्मधारय समास मारेंगे। अब इसमें देखिए विशेष और विशेषण की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पीतांबर, मतलब कह रहा है कपड़ा कैसा है, पीला है। पीला कपड़ा किसका होता है, वस्त्र विष्णु भगवान का होता है। किसका होता है, विष्णु भगवान का होता है और श्री कृष्ण भगवान का भी होता है। तो वस्त्र कैसा है, पीला है। वस्त्र कैसा है, कैसा है, पीला है। और हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे महादेव, जैसे महादेव, इसका क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे, देवों में देव महादेव, देवों में देव, देवों में देव महादेव। कौन, देवों में देव कौन, महादेव। तो यहां देखें क्या भगवान की बात आ रही है। आप बोले होंगे सर आप तो बहुब्री में बताए थे कि अगर तीसरे की ओर इशारा करेगा भगवान की बात आएगी तब क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। मगर यहाँ भी आपको देखना है क्या, एक कर्मधार भी हो सकता है। अगर बहुब्री दिया है तो पहली प्राथमिकता उसकी होगी, और उसके बाद बहुब्री नहीं दिया है तो दूसरी प्राथमिकता किसकी होगी, कर्मधारय समास की होगी। इसमें भी देखें क्या है, कह रहा है देवों में देव कौन, महादेव, है ना। विशेष और विशेषण की बात कर रहा है, और कौन और कैसा, जो जिसका ऐसा अगर आता है तो क्या आ जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और हम चलेंगे द्विगु समास, आगे हम देखेंगे क्या, द्विगु समास। पांचवा समास हम देखेंगे द्विगु समास। पांचवा समास हम देखेंगे, आपको बताए थे कि समास से कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और प्रधानता के आधार पे आपसे मुख्य रूप से जब बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं। अगर टोटल पूछता है तो 6 प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रकार पूछता है तो 4 प्रकार का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, पांचवा, पांचवा कौन सा समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। अब हम इसमें देखेंगे क्या होता है, इसमें हम देखेंगे क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, पूर्व मतलब क्या, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या हो गया, संख्यावाचक होगा, मतलब गिनती के रूप में आएगा। जैसे 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 तिरहा, चौराहा, नवरात्र, है ना। तो आप देखेंगे पहला पद जो होगा वह संख्यावाचक है। जैसे तिरहा में आप देखेंगे
कि तीन राह मतलब तीन रास्ता, चौराहा मतलब चार राह चार रास्ता, है ना। पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, उसे ही बोला जाता है पूर्व पद। तो पूर्व पद क्या है, प्रधान। उत्तर पद क्या है, प्रधान है। और पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहते हैं। इसका परिभाषा आप क्या बनेगी, जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे क्या होता है। जैसे तिरहा, तिरहा में हम देखेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, चौराहा। उसके बाद देखेंगे नवरात्रि, और देखेंगे क्या, दोपहर। और क्या देखेंगे, दोपहर। आप देखेंगे क्या, यहाँ तीन का है क्या, संख्यावाचक है ना, तिरहा मतलब संख्या है ना, ये क्या है, पूर्व पद है। पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है। यहाँ भी क्या है, गिनती है, मतलब क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक है। क्या है, संख्यावाचक है। इसका मतलब क्या है, जिसमें अगर पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और इसमें भी देखें नवरात्र, इसमें भी देखेंगे पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है। दोपहर में देखेंगे, इसमें दोपहर है ना, इसमें भी क्या है, संख्यावाचक है पूर्व पद, तब क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे तिरंगा, जैसे अपने भारत का तिरंगा, उसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होता है तिरंगा। उदाहरण में लिख लेना, तिरंगा। इसमें भी क्या है, मतलब पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, मतलब कह रहा है 3 रंगों से बना है तिरंगा। अब हम देखेंगे क्या, पांचवा द्विगु समास एक खत्म होता है। अगला हम पढ़ेंगे छठवां समास, तत्पुरुष समास। छठवां समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। छठवां पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, और पूर्व पद क्या होगा, अप्रधान होगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और क्या होता है इसकी पहचान, इसमें कारक आते हैं, इसमें क्या आते हैं, कारक आते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, और संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के रारी रे। और क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं क्या कारक होता है, मगर इसमें आपसे पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है,
तब 6 प्रकार का होता है। विभक्ति के आधार पर और कारक के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। वहां कितना कारक कितने प्रकार का था? 8 प्रकार का। यहाँ 6 प्रकार का होता है। क्यों 6 प्रकार का होता है? क्योंकि कर्ता ने प्रथमा विभक्ति कर्ता ने निकल जाता है। कहाँ से जोड़ते हैं हम? कर्म से जोड़ते हैं। कर्म को ये क्या है? द्वितीया विभक्ति से हम लेते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अधिकरण तक। कहाँ तक जाते हैं? अधिकरण जाते हैं और संबोधन को हटा देते हैं। किसको हटाते हैं? संबोधन को हटा देते हैं और कर्ता को हटा देते हैं। तो बचेगा कितना? 6। तो इसमें देखेंगे क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? अप्रधान होता है। और ये कितने प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। हम देखेंगे। छह प्रकार का देखेंगे। जैसे पहला कर्म। पहला क्या होगा? पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा होगा करण तत्पुरुष समास। तीसरा होगा करण तत्पुरुष समास। और यहाँ तीसरा क्या होगा? संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे चौथा क्या होगा? चौथा होगा अपादान। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या होगा? संबंध। क्या होगा? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। और छठवां होगा अधिकरण। छठवां होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। यही 6 होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है अगर पूछेगा तो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष और समास। उसके बाद अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष समास। अब वहां देखेंगे यहाँ क्या है? इसका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान करण से कर्ता ने
इसका हो जाएगा के द्वारा, से के द्वारा। उसके बाद संप्रदान से। उसके बाद क्या होगा इसका, अपादान से अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। और संबंध तत्पुरुष समास का क्या होगा चिन्ह, का होगा, के होगा, की होगा, रा, री और रे, का, की, के, रा, री, रे, ये क्या है, संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह है। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, इसका क्या होता है चिन्ह, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान से अपादान से अलगाव के लिए, और संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में क्या आ जाएगा, में, पर, ऊपर, के ऊपर, में, पर, के ऊपर, ये क्या है, इसके चिन्ह है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण देखते हैं, जैसे कैसे हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास है ना, जब ये बीच में आता है चिन्ह तो हम पहचानते हैं। जैसे गगन चुंबी, जैसे क्या, गगन चुंबी, गगन चुंबी। और इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, गगन को चूमने वाला, क्या होगा, गगन को चूमने वाला। मतलब अब यहाँ चिन्ह है ना, कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है, को है, हमको को मिल गया यहाँ, है ना, को मिल गया। इसका मतलब क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है ना। जब को चिन्ह हमको मिल गया, इसका मतलब क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। और यहाँ देखेंगे हम करण तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण, इसमें हम देखें करण में क्या देखेंगे, करण में जैसे 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 रोगग्रस्त, जैसे रोगग्रस्त, जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, जिसमें क्या है, रोग से ग्रस्त, है ना। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रोग से ग्रस्त। अब देखिए यहाँ सिंबल आपको मिल गया चिन्ह की, करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, से आएगा क्या, द्वारा भी अगर आ जाता है तब क्या हो जाता है, करण तत्पुरुष हो जाता है। तो आपको क्या मिला यहाँ से, करण का क्या होता है, करण से के द्वारा, और संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अब देखेंगे इसका उदाहरण, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे विद्यालय, जैसे क्या, विद्यालय, विद्या किसके लिए है, विद्या के लिए, है ना। आलय, आलय मतलब क्या होता है, घर,
है ना। घर किसके लिए है? विद्या के लिए है ना। विद्या के लिए घर आलय, तो विद्या के लिए आलय या घर, तो आपको क्या मिल गया? चिन्ह मिल गया। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। जब ये चिन्ह अगर मिल जाता है कोई भी वाक्य में, तब क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी भी शब्द में आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह, अगर ये चिन्ह मिलता है क्या? के लिए, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद हम देखें क्या? अपादान। इसमें हमेशा अलगाव की बात होती है। आप देखे होंगे यहाँ से है, दो जगह से का यूज हुआ है ना, तो आप समझिए जहां किसी चीज से क्या हो? अटैच हो। जहां किसी चीज से अटैच हो उसको क्या? उसी में संलिप्त हो, वो तो करण में चला जाएगा। से का मतलब हुआ अगर जहां किसी से दूर हो रहा है, जहां किसी से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। वहां इस से का यूज होगा। जैसे यहां हम आपको उदाहरण दे दिए क्या? रोगग्रस्त। रोग से वो क्या है? लिप्त है, ग्रस्त है। अब यही इसी से हम बना सकते हैं क्या? रोग मुक्त। रोग से क्या है? मुक्त है। रोग से छुटकारा पा गया है ना। रोग से क्या हो गया? छुटकारा पा गया। तो यहां हम लिख लो उदाहरण, रोग मुक्त। क्या लिखेंगे? रोग मुक्त। अब इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त। क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त मतलब रोग से अलगाव हो रहा है, वहां अपादान क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे आप कारक में पढ़ते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलगाव की बात हो रही है। तब कौन सा क्या हो जाता है वहां पे? कारक। अपादान कारक हो जाता है। तो वही क्या है? अपादान यही तत्पुरुष है। और से क्या है? इसका चिन्ह है। इसके आधार पे आप पहचान सकते हैं कि अपादान तत्पुरुष किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या देखेंगे? संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? संबंध बताता है का, की, के, है ना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। किसका पुत्र? संबंध बता रहा है ना, राजा का पुत्र। इसमें आप उदाहरण लिखेंगे क्या? राजपुत्र। क्या लिखेंगे? राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? जब समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अब हम देखेंगे क्या इसका चिन्ह क्या है संबंध का। हम अब इसमें लिखा है क्या? का, की, के, रा, री, रे अगर आए, चिन्ह अगर बीच में आता है तो क्या हो जाता है? तब क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसका चिन्ह क्या है? का है। यहाँ क्या है? से है। उसके बाद हम देखेंगे क्या? अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें क्या चिन्ह है? में और पर और के ऊपर। में
जैसे मेज पर पेन रखी है ना, जैसे मेज पर पेन क्या है, रखी है, या मेज के ऊपर रखी है, छत के ऊपर रखी है ना। अगर ऐसा अगर आता है, जब वाक्य आप करते हैं, समास विग्रह करते हैं, बीच में अगर एक चिन्ह आता है, क्या आता है, अगर उसमें आपको में मिल जाए और पर मिल जाए कि ऊपर मिल जाए, तो आप क्या कर देंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, उसमें आप टिक कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या उदाहरण देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मुनि श्रेष्ठ, जैसे ऐसे आपको देगा, वाक्य नहीं देगा, वहां शब्द देगा, आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना, समास विग्रह करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन सा चिन्ह लग रहा है तत्पुरुष, है ना, कारक कौन सा लग रहा है, इसका चिन्ह कौन सा लगा है, उसी बेस पे आप तत्पुरुष समास को हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम क्या, मुनि श्रेष्ठ, अब इसका हम वो करेंगे समास विग्रह, क्या हो जाएगा, हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, है ना। यहाँ सिंबल आपको मिल गया है ना, यहाँ चिन्ह आपको क्या मिला, में। अगर यहीं पर मिल जाता, कोई शब्द ऐसा आता कि पर मिल जाता और के ऊपर मिल जाता, तब क्या हो जाता, अधिकरण तत्पुरुष समास होता। क्या होता, अधिकरण तत्पुरुष समास होता, है ना। अब यहीं पे क्या होता है, समास हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, 6 समास होते हैं, पूरा समास आपको पढ़ा चुके, आशा करते आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके समझ में आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।